हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास गृहदाह का 7वां भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। आज अचला का विवाह था। विवाह मंडप की राह में एक पल के लिए सुरेश पर उसकी नजर पड़ी थी। उसके बाद वह न जाने कहाँ गायब हो गया। केदार बाबू के यहाँ रात भर में उसका पता न चला। ब्याह हो गया। दो एक दिन अचला के मन में उथल पुथल सी होती रही। उस रात सुरेश की फूफी ने जो कही, वे बातें वह भूल नहीं पा रही थी। आज उसका अंत हुआ। महिम की अटल गंभीरता आज भी बनी रही। खुशी गम का कुछ भी बाहरी प्रकाश उसके चेहरे पर ना दिखा। तो भी शुभ दृष्टि की घड़ी में वही मुखड़ा देखकर अचला का हृदय आनंद और माधुर्य से भर उठा। मन ही मन पति के चरणों पर सिर रखकर अपने तई बोली, प्रभु, अब मुझे कोई डर नहीं। तुम्हारे साथ जहाँ भी जिस अवस्था में ही क्यों न रहूं, वही मेरा स्वर्ग है। आज से तुम्हारा झोंपड़ा ही मेरा राजप्रासाद है। उसके ससुराल जाने के दिन कुर्ते की आस्तीन से आंखें पोंछते हुए केदार बाबू ने कहा, मैं आशीर्वाद देता हूँ बेटी, पति के साथ दुख और गरीबी का सामना करते हुए जीवन के मार्ग पर, कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ो। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। कहते हुए उसी तरह आंसू पोंछते पोंछते बगल के कमरे में चले गए। उसके बाद सावन के एक धुंधले से दिन को दोपहर में माथे पर बारिश थमे मेघ भरे आकाश और नीचे संकरी कीच भरी फिसलन वाली राह से पालकी पर चढ़कर अचला अपनी ससुराल पहुंची। लेकिन इतने से ही रास्ते में उसके नए विवाह का आधा आनंद उड़ गया। देहात से उसका परिचय छापे के अक्षरों से ही था। उस परिचय में दुख दरिद्रता के हजारों संकेतों के बावजूद एक एक पंक्ति में कविता थी, कल्पना की खुशबू थी। पालकी से उतरकर घर के अंदर जाकर उसने एक बार चारों तरफ देखा। कहीं से भी, किसी ओर से भी कवित्व का जरा भी माधुर्य उसके जी को न छू सका। उसकी कल्पना का गांव प्रत्यक्ष में ऐसा आनंदहीन, ऐसा सूना है। कच्चे मकान के कमरे ऐसे सील वाले, अंधेरे दरवाजे, खिड़कियां इतनी छोटी और संकरी, ऊपर बांस का छप्पर इतना भद्दा, इसे वह स्वप्न में भी ना सोच सकी। इसी घर में जिंदगी बितानी पड़ेगी, यह सोचकर उसका कलेजा मानो टूक टूक होने लगा। पति मिलन का सुख, विवाह की खुशियां, सब माया मरीचिका सी उसके हृदय से तुरंत काफूर हो गई। घर में सास, ससुर, ननद, देवरानी कोई नहीं। दूर के रिश्ते की एक दादी जी स्वेच्छा से वर वधू के परिछन के लिए दूसरे टोले से आई थी। उनकी निहायत कमी देखकर वे अत्यंत अचरज से कुछ देर चुप खड़ी रहीं। अंत में बहू का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाकर बैठा दिया। टोले की जो औरतें बहू को देखने के लिए दौड़ी आई, अचला की उम्र देखकर उन्होंने एक दूसरे का मुंह देखा, एक दूसरे के बदन पर चिकोटी काटी और उनके लौटते समय अस्फुट स्वर में बरहम, मलेच्छ आदि दो एक मोटे शब्द भी अचला के कानों पहुंचे। बात की बात में तमाम गांव में यह बात फैल गई कि यह बात सच है कि महिम एक मलेच्छ लड़की को उठा लाया है। विवाह के पहले ही ऐसी एक अफवाह, आंदोलन और आलोचना चल चुकी थी। अब बहू को देखकर किसी को तिल भर भी संदेह न रहा कि जो बात फैली थी वह 16 आने सही है। पड़ोसिनों के लौट जाने पर दादी जी ने आकर कहा, तो बहू,
आज अब चलती हूँ, काफ़ी दूर जाना है और बिना गए चलने का नहीं। छोटा पोता इत्यादि कहते-कहते आग्रह अनुरोध का मौका दिए बिना ही वे चली गई। वे एक नाते की सोचकर ही अब तक जा नहीं पा रही थी और जाने को छटपटा रही थी। अचला यह ताड़ गई थी। दादी जी का दोष भी ना था। अगर वे जानती कि मामला आखिर इस हद तक पहुंचेगा, तो शायद आती भी नहीं, क्योंकि गांव में रहे और इन बातों से ना डरे। देहात के इतिहास में इतने चौड़े कलेजे का उदाहरण दुर्लभ है। दादी जी के चल देने के बाद नौकर जद्दू, उड़िया रसोइया और मैके साथ लाई दाई हरिया की माँ के सिवा विवाह वाला घर बिल्कुल सूना हो गया। थोड़ी देर के लिए बारिश थम गई थी, फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई। हरिया की माँ नजदीक आकर बोली, दीदी ऐसा घर तो मैंने देखा ही नहीं, कोई कहीं नहीं। अचला मुंह नीचा किए बैठी थी, अनमनी सी सिर्फ बोली। हरिया की माँ ने फिर कहा, दामाद जी तो नहीं दिख रहे हैं, बस एक बार झलक दिखाकर जो गए। अचला ने इस बात का भी जवाब नहीं दिया। वन जंगल भरी इस शून्यपुरी में हरिया की माँ का अपना जी चाहे जितना धक धक करता हो। अचला को उसने छुटपन से ही पाला था। उसे जरा सचेत करने की गरज से बोली, डरना क्या, आखिर हम पानी में तो नहीं आ डूबे हैं। दामाद जी आ जाएं, सब ठीक हो जाएगा। तब तक ये कपड़े उतारो, मैं बक्स में से कपड़े निकाल देती हूँ। अभी छोड़ो हरिया की माँ, कहकर अचला उसी तरह सिर झुकाए काठ की मूरत सी बैठी रही। जीवन का सारा स्वाद, सारी खुशबू उड़ चुकी थी। बारिश थम गई। उस बढ़ती जाती वर्षा में न जाने कब दिन की क्षीण आभा बुझ गई, कब सावन के गाढ़े मेघ स्तर को चीरकर उदास गांव में संध्या उतरी, कुछ भी पता न चला। सिर्फ अंधेरे कमरे के कोने-कोने में गीला अंधेरा चुपचाप गाढ़ा होने लगा। जद्दू ने आकर कमरे में लालटेन रख दी। हरिया की माँ ने पूछा, और दामाद जी कहाँ हैं? क्या पता, कहकर जद्दू लौटने लगा। उसके मुख्तसर और भद्दे जवाब से हरिया की माँ ने शंकित होकर कहा, यह क्या पता क्या हुआ? वे बाहर नहीं है क्या? नहीं, कहकर जद्दू चला गया। यह खूब समझ में आया कि वह इन आगंतुकों से प्रसन्न नहीं है। बहुत भयभीत होकर हरिया की माँ अचला के पास जाकर बोली, रंग ढंग तो मुझे अच्छा नहीं दिख रहा दीदी, दरवाजे की कुंडी लगा दो। अचला ने अचरज से कहा, कुंडी क्यों लगाएगी? हरिया की माँ छुटपन में ही गांव छोड़कर कलकत्ते आई थी, फिर कभी नहीं गई। देहात के चोर, डकैत, लठैत आदि के किस्सों की याद के सिवा सब कुछ उसके लिए धुंधला हो गया था। बाहर के अंधेरे पर एक चकित दृष्टि डालकर अचला के बदन से सटते हुए उसने कहा, कुछ कहना मुश्किल है दीदी। कहते ही कहते उसके बदन के रोएं खड़े हो गए। ठीक ऐसे समय आंगन में से आवाज आई, दीदी जी कहाँ हैं? और कहते कहते ही 20-21 साल की एक दुबली पतली सी लड़की भीगती हुई दरवाजे के पास आकर खड़ी हुई। बोली, पहले आपको प्रणाम कर लूं दीदी जी, फिर गीले कपड़े बदलूंगी। और अचला के पैरों के पास झुककर उसने प्रणाम किया तथा अचला के मुंह के पास लालटेन उठाकर देखते हुए चीख उठी, संजले भैया, ओ संजले भैया। घर आकर महिम खुद इस लड़की को लाने गया था। बगल के कमरे से आवाज आई, क्या है मृणालिनी? लड़की ने कहा, इधर आओ ना, बताती हूँ। कमरे के बाहर खड़ा होकर महिम ने कहा, बोल। मृणाल ने लालटेन की रोशनी में और एक बार अच्छी तरह से अचला का मुंह देखकर कहा, ना, तुम ही जीत गए, मुझसे शादी करके ठगा जाते भैया तुम। महिम ने बाहर से डांट बताई, तू मेरी बात मानेगी नहीं मृणाल? फिर दिल लगी, नहीं मानेगी तू?
मृणाल बोली, वाह, दिल लगी कैसी? अचला की ओर देखकर फिर बोली, मजाक नहीं दीदी जी, कसम ले लो। अच्छा, अपने उनसे ही पूछ देखो कि कभी उन्होंने मुझे पसंद किया था कि नहीं। महिम ने कहा, तो तू करती रह बकबक, मैं बाहर चला। मृणाल बोली, तो जाओ, मैंने क्या पकड़ रखा है तुम्हें? बड़े स्नेह से एक बार अचला की ठोड़ी को हिलाकर कहा, तुम ही बताओ बहन, डाह नहीं होती? इस गिरस्ती की मालकिन मैं ही होने वाली थी, मगर मेरी मुँह जली माँ ने न जाने क्या मंतर संजले भैया के कानों में भर दिया कि मैं इसे फूटी आंखों से भी न सुहाने लगी। अरे जद्दू, घोषाल जी कहाँ गए? जद्दू ने कहा, हाथ पांव धोने के लिए पोखरे की तरफ गए। मृणाल ने कहा, हैं? इस अंधेरे में पोखरे की तरफ? मृणाल का हंसता मुखड़ा एक ही क्षण में दुश्चिंता से मलिन हो गया। घबराकर बोली, जद्दू, जरा लालटेन लेकर देख भैया उन्हें, बूढ़ा आदमी कहीं गिर पड़कर हाथ पांव तोड़ लेगा। उसके बाद अचला की तरफ देखकर लजाती हुई बोली, क्या नसीब लेकर आई थी दीदी जी, कहाँ से एक महाबूढ़े को ला दिया मुझे। उसकी सेवा करते करते और उसे संभालते संभालते ही जान गई मेरी। अच्छा बहन, पहले मैं गीले कपड़े बदल कर आऊं, फिर बातें होंगी, मगर सौत कहकर नाराज न होना, कह देती हूँ, मैं अपने बुढ़े का भी हिस्सा दूंगी तुम्हें। कहकर हंसी की छटा से सारे कमरे को चमकाती हुई वह जल्दी से चली गई। इस तरह के हंसी मजाक से अचला को कभी साबका नहीं पड़ा। सारा मजाक उसे ऐसा भद्दा और कुरुचिपूर्ण लग रहा था कि लज्जा के मारे वह सकुचा गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसी निर्लज्ज प्रगल्भता भी किसी औरत में हो सकती है। लिहाजा यह रसिकता उसके जीवन भर की शिक्षा और संस्कार की बुनियाद पर चोट पहुंचा रही थी। इतने पर भी उसे लग रहा था कि इसके यहाँ जाने से उसके निर्वासन की पीड़ा का आधा तो छूमंतर हो गया। और यह कौन है, कहाँ से आई है, इससे नाता क्या है, ये सब बातें जानने के लिए वह उत्सुक हो उठी। हरिया की माँ ने पूछा, यह है कौन दीदी, बड़ी मजाकिया है। अचला ने गर्दन हिलाकर सिर्फ हाँ कहा। मृणाल कपड़े बदल कर आई, बोली, हंसी मजाक करके ही चली गई दीदी जी, अपना असली परिचय अभी तक नहीं दिया मैंने। मगर परिचय भी वैसा क्या है, असल में तुम्हारे वे जो हैं, वे मेरी माँ के बाप हैं, इसलिए मैं छुटपन से संजले भैया कहा करती हूँ। इतना कहकर वह एक क्षण चुप रहकर फिर बोली, मेरे पिता और तुम्हारे ससुर दोनों बड़े दोस्त थे। अचानक गाड़ी के नीचे आ जाने से पिताजी का जब हाथ टूट गया और नौकरी चली गई, तो तुम्हारे ससुर ने सबको अपने यहाँ जगह दी। उसके बहुत दिनों बाद मेरा जन्म हुआ। संजले दादा उस समय 8 साल के थे। उनकी माँ तो उनके जन्मते ही चल बसी थी। दो बड़े लड़के पहले ही डिप्थीरिया से गुजर चुके थे। सो आते ही मेरी माँ इस घर की सब कुछ हो गई थी। उसके बाद मेरे पिताजी चल बसे, हम लोग यहीं रहे। उसके बाद तुम्हारे ससुर गुजर गए, हम लोग लेकिन रह गए यहाँ। 5 साल हुए, पलासी के घोषाल परिवार में मेरी शादी करके संजले दादा ने मुझे दूर हटा दिया। माँ जिंदा होती तो कुछ भरोसा भी होता। बड़ी बहू यहाँ हो, कहते हुए नाटे कद के गोरे गोरे से एक बूढ़े सज्जन दरवाजे के पास आकर खड़े हुए। मृणाल ने कहा, आओ आओ। अचला की ओर देखकर होंठ दबाए हंसती हुई बोली, दीदी जी, यही है अपने पतिदेव। अच्छा, तुम ही बताओ, इस खूसट बूढ़े के बगल में सुहाती हूँ मैं? इस जन्म का रूप यौवन सब मिट्टी नहीं हो गया बहन? अचला जवाब क्या दे, लाज से उसने सिर झुका लिया। उन सज्जन का नाम था भवानी घोषाल। हंसकर बोले, आप इनकी सुने मत दीदी जी, सब सफेद झूठ। इनकी यही कोशिश रहती है कि मुझे उड़ा दें, नहीं तो मेरी उम्र तो महज 52 या मृणाल
बात काट कर बोली, चुप भी रहो, बहुत हुआ। यह संजले दादा मेरा कितना दुश्मन है, भगवान ही जानते हैं। मुझे चारों तरफ से मिट्टी कर छोड़ा। अच्छा, इस बूढ़े के जिम्मे देने के बजाय हाथ पांव बांध कर मुझे पानी में डाल देना बेहतर नहीं होता दीदी जी? तुम ही कहो बहन। अचला वैसे ही सिर झुकाए बैठी रही। घोषाल धीरे धीरे अंदर आए। अचला के लजीले झुके हुए मुख को कुछ देर चुपचाप देखते रहकर अचानक बोल उठे, आपने मेरी जान बचा ली दीदी जी। अब जाकर इस छोरी का गुमान जाता रहा। अचानक खूबसूरती के घमंड से यह आंखों से देख नहीं पाती थी और पत्नी की ओर देखकर बोले, क्यों हुआ ना? जंगली इलाके में अब तक गीदड़ राजा, शहर का रूप किसे कहते हैं, आंख खोलकर देख लो। मृणाल बोली, अच्छा यह बात, मेरा घमंड जहाँ है किसी की मजाल है जो तोड़े। कहकर उसने पति की तरफ छिपा कटाक्ष किया, लेकिन अचला ने देख लिया। घोषाल हंसकर बोले, सुन लिया ना दीदी, जरा संभल कर रहिएगा। इन दोनों में जैसी पटती है, जैसा आना जाना है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और मैं तो खूसट बूढ़ा ठहरा, बीच में हूं तो क्या, ना हूं तो क्या। अपने उनको संभाले रहें, इस बूढ़े की यही विनती है। मृणाल, तमाम रात तुम लोग यही करती रहोगी? महिम ने आकर कहा। मृणाल ने पूछा, क्या करूं? महिम ने कहा, रसोई की तरफ नहीं जाएगी? मृणाल उछल पड़ी, बोली, उफ, कैसी गलती हो गई। उस उड़िया रसोइया को पहले ही देख आना चाहिए था। अच्छा, तुम लोग जाओ बाहर, हम जा रहे हैं। महिम ने पूछा, हम कौन? मृणाल ने कहा, मैं और दीदी जी। फिर अचला से बोली, जब मैं आ गई हूँ तो इस गिरस्ती का सब कुछ तुम्हें समझाकर तब जाऊंगी। महिम और भवानी बाहर चले गए। मृणाल ने अचला से कहा, मुझे 2 दिन पहले आना चाहिए था, मगर सास के दमे के चलते घर से निकल ही ना पाई। अच्छा, तुम कपड़े बदल डालो, मैं इतने में आती हूँ, आकर तुम्हें ले चलूंगी। मृणाल रसोई में चली गई। बारिश थम गई थी और गाढ़ी बदली छटकर नौमी की चांदनी में आसमान बहुत कुछ साफ होता आ रहा था। रसोई का सारा इंतजाम करके मृणाल आकर अचला के पास बैठी। उसका एक हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, इस दीदी जी से संजली दी कहना कहीं अच्छा है, क्यों संजली दी? अचला ने धीमे से कहा, हाँ। मृणाल बोली, रिश्ते में गर्चे तुम बड़ी हो, मगर उम्र में मैं बड़ी हूँ, मुझे भी तुम मृणाल दीदी कहना, क्यों? अचला ने कहा, अच्छा। मृणाल बोली, आज तुम्हें रसोई दिखा लाई, कल एक बारगी भंडार की कुंजी अंचरे के छोर में बांध दूंगी, है ना? अचला ने कहा, कुंजी से मुझे कोई काम नहीं बहन। मृणाल बोली, काम नहीं है? बाप रे, यह कैसी बात? भंडार आखिर कोई मामूली चीज है संजय दी कि कह रही हो कुंजी से कोई काम नहीं? मालकिन की रियासत की वही तो राजधानी है। अचला बोली, बला से राजधानी है, मुझे उसका लोभ नहीं, लेकिन तुम पर मुझे बहुत लोभ है, इतनी आसानी से छोड़ नहीं देने की मृणाल दीदी। मृणाल ने दोनों बाहों में अचला को लपेट लिया, कहा, सौत को झाड़ू मारकर भगाने की बजाय रोक रखना चाहती हो? तुम्हारी यह कैसी अकल है संजली दी? अचला ने धीमे धीमे कहा, मगर तुम्हारे ये मजाक अच्छे नहीं लगे बहन, इधर क्या सब ऐसे ही मजाक करते हैं? मृणाल खिलखिलाकर हंस उठी, बोली, नहीं नहीं दीदी जी, सब नहीं करते, मैं ही करती हूँ। सबको यह चीज नसीब कहाँ कि करे। अचला बोली, नसीब हो तो भी हम ऐसी बात जबान पर नहीं ला सकती बहन। हमारे कलकत्ते के समाज में बहुत से लोग तो शायद यह सोच भी नहीं सकते कि कोई भद्र स्त्री यह सब जबान पर ला भी सकती है। मृणाल मगर जरा भी लज्जित न हुई, बल्कि अचला को फिर एक बार गले से लगाते हुए बोली, तुम्हारे शहर की कितनी भद्र महिलाएं इस तरह से गले लगा सकती हैं, यह तो कहो संजली दी। सबसे क्या सब काम होता है? तुम्हें मैंने
कितनी देर से देखा है। इसी में ऐसा लगता है कि मेरी कोई बहन ना थी, एक छोटी बहन मिल गई। और यह सहज बात नहीं, जिंदगी भर मुझे इसका सबूत देना पड़ेगा। याद रखना, इसमें हंसी मजाक नहीं चलने का। अचला पढ़ी लिखी थी। गांव के इस विरोधी समाज में उसका भावी जीवन कैसे कटेगा, यह घर में कदम रखते ही वह समझ गई थी। उसने इस मौके को सहज ही नहीं छोड़ दिया। परिहास को गंभीरता में बदलकर बोली, अच्छा मृणाल दीदी, सच ही क्या इसका सबूत तुम जीवन भर जुगाती रहोगी? मृणाल ने कहा, आखिर हम शहर की तो है नहीं बहन, बेशक जुगाना होगा। तुम्हें छूकर जो शपथ ली, मर जाऊं मगर पलटा तो इसे सकती नहीं। उस बात को और ज्यादा न चलाकर अचला ने दूसरी बात उठाई। हंसकर कहा, जल्दी चली नहीं जाओगी, यह भी वैसे ही कहो। मृणाल हंस पड़ी, बोली, बेवकूफ जानकर और भी फंदे में डालना चाहती हो संजली दी, मगर मैंने तो पहले ही कह दिया, ठीक से तुम्हें सब समझाए बुझाए बिना ना मानूंगी। अचला ने सिर हिलाकर कहा, यह चार्ज लेने का आग्रह मुझे बिल्कुल नहीं। मृणाल ने कहा, वही मैं कर लूंगी, तब जाऊंगी। ज्यादा दिन तो घर छोड़ने की गुंजाइश नहीं बहन, जानती हो कितनी बड़ी गिरस्ती है मेरे माथे के ऊपर। अचला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, नहीं जानती। मृणाल ने चौंक कर कहा, संजले दादा ने मेरे बारे में पहले तुमसे जिक्र नहीं किया? अचला बोली, नहीं, कभी नहीं। अपने घर द्वार के बारे में सब कुछ बताया था, लेकिन जो सबसे पहले बताना चाहिए था, वही तुम्हारे बारे में क्यों जो नहीं बताया, मुझे बड़ा अचरज लग रहा है। मृणाल ने अनमने भाव से कहा, सो तो है। अचला कुछ देर चुप रही, फिर हंसती हुई धीमे से बोली, पहले शायद तुमसे इनकी शादी की बात चली थी। मृणाल तब भी अनमनी सी सोच रही थी कुछ, बोली, हाँ। अचला ने कहा, फिर हुई क्यों नहीं, होना ही तो ठीक होता। अब इस बात ने मृणाल के कानों में चोट की। अचला की ओर नजर उठाकर बोली, वह होना ना था, ना हुआ। अचला ने तो भी पूछा, होने में अड़चन क्या थी? तुम कुछ उनके नाते रिश्ते की तो थी नहीं। इसके सिवा छुटपन में जो प्रेम पनपता है, उसकी उपेक्षा करना भी तो ठीक नहीं। उसके पूछने के ढंग से मृणाल एकाएक चौंक उठी। जरा देर चुप निगाहों से अचला की ओर ताक कर कहा, इस तरह तुम क्या टटोल रही हो संजली दी? तुम्हारा क्या ख्याल है, छुटपन के हर प्यार का यही आखिरी अंजाम है, या कि मनुष्य ब्याह कर देने में समर्थ है? यह सिर्फ इस जन्म का नहीं संजली दी, जन्म जन्मांतर का संबंध है, जिनकी मैं सदा सदा की दासी हूँ। उन्हीं के हाथों इन्होंने सौंप दिया मुझे। मनुष्य की इच्छा अनिच्छा से क्या आता जाता है। अचला अप्रतिभ होकर बोली, ठीक है मृणाल दीदी, मैं वही पूछ रही थी। बात वह पूरी नहीं कर सकी, चेहरा लाज से लाल हो उठा। मृणाल से यह छिपा ना रहा। उसने अचला का हाथ अपनी मुट्ठी में लेकर स्नेह से कहा, संजली दी, तुम्हें अभी उसी दिन पति मिला है, मगर मैं 5 साल से उनकी सेवा कर रही हूँ। मेरी एक बात याद रखना, पति की इस दिशा को कभी अकल से आविष्कार करने की कोशिश मत करना। इसमें ठगी जाओ वह भी बेहतर, लेकिन जीतने में लाभ नहीं। जद्दू ने बाहर से आवाज दी, दीदी, बाबुओं का आसन लगा दिया गया। अच्छा, चल मैं आई, कहकर मृणाल हठात दोनों हाथ बढ़ाकर अचला का मुखड़ा नजदीक खींचकर उसे चूमकर जल्दी जल्दी चली गई। मृणाल ने आवाज दी, अरे ओ संजली दी। अचला घबराकर बगल के कमरे से आ पहुंची। मृणाल ने कमर में फेंटा कर रखा था और एक दराज को अकेली ही सीधा करके रख रही थी। अचला के आते ही रंज होने का दिखावा करती हुई चिल्लाई, अरे मुंहजली, तुम हाथ पांव समेटे बैठी रहोगी और तुम्हारे सोने का कमरा मैं संवार दूंगी। उठाओ झाड़ू,
उस कोने को बुहार डालो। और हंसी ना संभाल पाकर खिलखिला उठी। शोर सुनकर हरिया की माँ भी पीछे लगी आई। बोली, तुम भी खूब कहती हो दीदी, इनके घर कितने तो नौकर नौकरानी हैं। इन्हें झाड़ू छूने की कभी आदत भी है कि आप देहाती औरतों की तरह झाड़ू लगाएं? मैं बुहार देती हूँ। कहकर वह झाड़ू उठाने लगी कि मृणाल ने डांट बताई। तू छोड़ भी, अपनी दीदी को मुझसे ज्यादा जानती है कि बीच में पंच बनने आई है। मृणाल ने जबरन झाड़ू अचला के हाथ में देकर कहा, अरे तेरी दीदी चाहे तो वह काम करे जो कोड़ियों देहाती स्त्रियां न कर सकें। अचला से बोली, लो तो संजली दी, उस कोने को झटपट बुहार दो। अचला बुहारने लगी। बोली, तुम जादू जानती हो मृणाल दीदी। मृणाल ने कहा, कैसे, कहो तो। अचला बोली, नहीं तो मैं भला घर बुहारने को झाड़ू उठाती, यह जादू नहीं तो क्या है। मृणाल बोली, तुम नहीं उठाओगी तो कौन उठाएगी। तुम्हारा घर बुहारने के लिए उस टोले से जद्दू की मौसी आएगी। लो, बातों में समय मत बिताओ, सांझ हो चली। काम करते करते अचला ने हंसकर कहा, खुद भी घड़ी भर को ना बैठोगी और मुझको भी काम करा करा के मार डालोगी। सच कहती हूँ, ये 5-6 दिन तुमने मुझसे जो करारी मेहनत कराई, ये चाय बागान के मालिक भी कुलियों से नहीं कराते। उसकी ठोड़ी पर उंगली की मीठी चोट मारकर मृणाल बोली, तभी तो घर अंगना देखकर लगता है कि लक्ष्मी आई है। मेहनत की कहती हो संजली दी, पति पुत्र घर गृहस्थी के चलते जब नहाने खाने का समय ना पाओगी, तभी तो औरत का जन्म सार्थक होगा। भगवान से मनाती हूँ तुम्हारा वह दिन आए। मेहनत अभी हुई क्या है मालकिनी जी, कहकर उसने हंसना चाहा, पर होंठ कांप गए। हरिया की माँ अचानक फक से रो पड़ी। बोली, यही आशीर्वाद दो दीदी, यही आशीर्वाद दो। उसे अचला की माँ की याद आ गई। वह साध्वी जब असमय में ही चल बसी, तो इतनी सी अपनी इस बच्ची को हरिया की माँ के ही हाथों सौंप गई थी। वही बच्ची अब इतनी बड़ी होकर पति की गिरस्ती करने आई है। मृणाल ने उसे डांट कर कहा, अरे दई मारी, रोने क्या लगी। हरिया की माँ आंसू पोंछती हुई बोली, रोती क्या शौक से हूँ दीदी, तुम्हारी बात से रुलाई रोके नहीं रुकती। तुम्हारी कसम, तुम नहीं आती तो इस घर में हमारी एक रात भी कैसे कटती, सोच नहीं पाती हूँ। 6 दिन हुए मृणाल इस घर में आई है और आने के वक्त से ही घर द्वार से लेकर यहाँ के लोगों तक की शक्ल बदल देने में जुट गई है। लेकिन उसके हर काम, हर हंसी मजाक में उसके वापस जाने का आभास अचला को बड़ा दुखाता था, क्योंकि मृणाल के बात काम आचार व्यवहार में एक इतनी बड़ी आत्मीयता थी कि उसकी ओट में खड़ी होकर उझक कर अचला अपने नए जीवन अनचीनी गृहस्थी को चीन लेने का मौका पा रही थी, और इससे भी एक बड़ी चीज को अच्छी तरह तथा खास तौर से पहचानने का कौतूहल हुआ था, वह स्वयं मृणाल को। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, यह उसके 2 नंगे हाथों को देखने से ही समझ में आ जाता। फिर स्वास्थ्यहीन बूढ़े स्वामी, जो किसी ओर से उसके उपयुक्त नहीं, इस पर घर में मशक्कत की हद नहीं। बूढ़ी सास अब मरी तब मरी हालत में गले से झूल रही है। वजह बेवजह उसकी बकझक का अंत नहीं, यह उसने मृणाल से ही सुना। लेकिन कोई भी प्रतिकूलता मानो सताकर इस औरत को जीवन यात्रा के मार्ग से निश्चेष्ट करके नहीं बैठा सकती। मन के खुशी गम के सिवा बाहर किसी चीज का जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं। कुछ ऐसा ही भाव था इस देहाती स्त्री का। लगातार साथ रहकर वह समझ रही थी, कमल जैसे कीच में पैदा होते हुए भी कीच से परे है, वैसे ही देहात की यह गरीब अपढ़ लड़की भी रात दिन हर तरह के दुख कष्टों की गोदी में रहते हुए भी सभी प्रकार की व्यथा पीड़ा से
ऊपर ही तिरती चलती है। ना तो उसे देह की क्लांति है, ना मुँह की शांति। लिहाजा अचला को भी वह सारे अभ्यस्त कामों में घसीटे चल रही थी। गो कि वैसे किसी काम में उसकी शिक्षा दीक्षा, उसके संस्कार का कोई मेल नहीं था। तो भी अचला को यही लगता था कि मुँह फेर कर खड़ी रहना बहुत बड़ी शर्म की बात है। अपने भाग्य को कोसते हुए जरा देर बैठकर पछताए। इन 6 दिनों में इतना भी समय उसे नहीं मिला। सारे समय को काम, गपशप, हँसी-खुशी से ऐसा ही भर रखा था उसने। इसलिए जब वह लौट जाने को कहती, अचला को लगता तुरंत यह मिट्टी का मकान, द्वार, खिड़की समेत पल भर में ताश के महल सा औंधा उलट जाएगा। मृणाल दीदी के चले जाने पर वह एक पल भी यहाँ टिकेगी कैसे? सांझ के बाद एक बार अचला ने कहा, "यह हर घड़ी जो तुम चलने की कहती हो, मैके आकर कौन इतनी जल्दी लौट जाना चाहती है कहो तो? यह नहीं होने का। जब तक मैं कलकत्ते नहीं लौट जाती, तुम्हें रहना ही पड़ेगा।" मृणाल बोली, "क्या करूं संजली दीदी? सास बूढ़ी ना आप मरेगी, ना मुझे जीने देगी। मैं कहती हूँ, तू मर जा बूढ़ी। तेरे बेटे की उम्र 60 की हो गई। क्या अंत में उसको निगल कर तब तू जाएगी? मगर रात दिन इतनी जो खांसती है, दम तो फिर भी नहीं घुटता।" अचला हंसकर बोली, "शायद तुमको वह देख नहीं सकती।" मृणाल सिर हिलाकर बोली, "फूटी आंखों नहीं।" अचला ने पूछा, "और तुम?" मृणाल बोली, "मैं भी नहीं। मैंने तो मन्नत मान रखी है कि बुढ़िया गुजरे तो ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊं।" अचला ने सिर हिलाकर कहा, "लेकिन यकीन नहीं आता दीदी, तुम्हें संसार में कौन सुहाता है? तुम्हारी बातों से यह समझना मुश्किल है। शायद हो कि इस बुढ़िया को ही तुम सबसे ज्यादा चाहती हो।" मृणाल ने कहा, "सबसे ज्यादा चाहती हूँ? हो शायद।" कहकर उसने अचला का गाल मसल दिया और चली गई। अब गई करते करते भी मृणाल के कुछ दिन निकल गए। एक दिन अचानक अचला को यह लगा कि उसे जाने की जितनी जुबानी जल्दी है, सचमुच जाने की उतनी नहीं। सचमुच ही जाने को वह वास्तव में उतनी उत्सुक नहीं। अब तक उसकी आड़ में खड़ी हो वह दुनिया को जैसे पहचान ले रही थी। अब उसके आवरण के बाहर आकर दुनिया की वह शक्ल उसकी आंखों में ना रही। यहाँ आने के बाद से ही जब भी उसे पति से कभी मजाक करते देखा, उसके जी में छन से लगा। अब लेकिन बीच-बीच में सुई चुभने लगी है। यह सब कुछ भी नहीं, इसमें मजाक के सिवा और कुछ नहीं। जी खराब करने की बात ही नहीं। मेरा ही मन बड़ा पापी है। इस तरह से अपने को रोकने की जितनी भी चेष्टा करती, उतने ही जाने कहाँ से संशय के ठीक उल्टे तर्क उसके हृदय में ना चाहते हुए भी बार-बार मुँह निकाल कर उसे मुँह चिढ़ाया करते। महिम की स्वाभाविक गंभीरता उसे ज्यादती सी लगती। वह वितर्क करती, "जब मन में कुछ है नहीं, तो मजाक के बदले मजाक करने में क्या गुनाह है? जो मजाक से उत्तर नहीं दे सकता, वह कम से कम हंसकर उसका लुत्फ तो ले सकता है।" लेकिन वह साफ देखा करती कि मृणाल मजाक करना चाहती कि महिम तुरंत भागकर जान बचाता। सो वह इन दिनों इस चिंता को किसी भी तरह अपने मन से नहीं निकाल पाती कि इसमें कोई अन्याय जरूर छिपा है। लगातार मृणाल के साथ काम-काज करते हुए भी हजार बार उसके जी में आता कि औरत होकर जी में ईर्ष्या की पीड़ा पालते हुए भी जब मैं इसे किसी तरह से छोड़ नहीं सकती, तो इतने दिनों तक साथ रहकर कोई पुरुष क्या इस स्त्री को प्यार किए बिना रह सकता है? अचला को यह ना मालूम था कि मृणाल के आते ही उड़िया रसोइया की जान का छुटकारा हो जाता था। अब की वह छुट्टी पाकर घूमता फिर रहा था। अचला लेकिन यही गौर से देखती रही कि अपने हाथों पकाकर महिम को खिलाना मृणाल को हृदय से अच्छा लगता। आज सुबह अचानक वह बोल उठी,
मृणाल दीदी, आज तुम्हारी छुट्टी। मृणाल समझ नहीं सकी, पूछा, काहे की संजली दी? अचला ने कहा, रसोई की, आज मैं रसोई करूंगी। मृणाल अवाक होकर बोली, हाय रे नसीब, तुम क्या रसोई करोगी? अचला ने सिर हिलाकर कहा, वाह, मैं जैसे जानती ही नहीं, घर में कितनी ही बार मैंने पकाया है। आज नहीं मानूंगी, मैं आज जरूर रसोई करूंगी। उसकी जिद देखकर मृणाल म्लान हो गई, बोली, अरे यह भी होता है कहीं, मेरे रहते तुम किस दुख से धुएं में कष्ट करोगी? उसके भाव को ध्यान से देखकर अचला और अड़ गई, बोली, फिर रसोईया के होते तुम्हें क्यों कष्ट उठाती हो? इस बेला मैं जरूर रसोई करूंगी। उसे क्यों यह जिद हुई, मृणाल कुछ भी समझ नहीं सकी। वह हंसी दबाकर बनावटी रूसने के ढंग पर बोली, बाहरी लड़की, एक एक कर तुम मेरा सब कुछ छीन लेना चाहती हो। सब तो ले चुकी, 2 दिन पकाकर खिला जाऊं, यह भी शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा। सौत की डाह शुरू हो गई। अचला के कलेजे के अंदर फिर छन से लगा। मृणाल की अंतिम बात ने उसकी डाह की पीड़ा पर चोट की। वह जरा देर गंभीर हो गई और बोली, नहीं, आज मैं ही पकाऊंगी। मृणाल ने देखा अचला रंग हो गई है, सो उसने और विवाद नहीं किया। उदास होकर बोली, ठीक है, तुम ही पकाओ। चलो, मैं तुम्हें दिखा आऊं कहाँ पर क्या है। महिम घर में ही था। यह बात दोनों में से किसी को मालूम न थी। अचानक उसे सामने देखकर दोनों अप्रतिभ हो गई। उसने अचला से कहा, जब तक मृणाल है वही रसोई करे ना। ऐतराज वह क्यों कर रही थी, महिम यह जानता था, पर यह तो खोलकर कहा नहीं जा सकता। अचला और भी जल उठी, लेकिन गुस्से को पीकर सिर्फ बोली, नहीं, मैं ही रसोई करूंगी। और किसी बात का इंतजार किए बिना वह चली गई। अचला जबरदस्ती रसोई करने चली गई। रसोई करने में वह किसी से कम नहीं थी, लेकिन इस ओर वह ध्यान ही नहीं दे सकी। पिछले दिनों के सारे किस्से हिलते डुलते उसे चुभने लगे। उसे लगने लगा शायद महिम कभी भी उसे वैसा प्यार नहीं कर सका है। विवाह से कुछ ही पहले सुरेश से जो ठन गई थी, उन बातों को खोद खोद कर याद करके आज वह मानो साफ देख पाई कि महिम सदा से ही उसके प्रति उदासीन है। यहाँ तक कि पिताजी की राय से पहला रिश्ता जब बिल्कुल टूट जाने को था, उस समय भी महिम जरा भी नहीं डगमगाया। इसमें उसे जरा भी संदेह न रहा। जब से यहाँ आई, मृणाल और अचला एक साथ खाने बैठती थी। दोपहर को अचला ने मृणाल को बुलाने के लिए हरिया की माँ को भेजा और इंतजार करती रही। हरिया की माँ ने लौटकर बताया, उन्हें बुखार सा हो आया है, वे नहीं खाएंगी। अचला कुछ नहीं बोली, मृणाल के कमरे में गई। मृणाल आंखें बंद किए पड़ी थी। अचला ने कहा, मृणाल दीदी, चलो खा लेना। मृणाल ने आंखें खोल कर देखा, मुस्कुराती हुई बोली, तुम चलकर खा लो संजली दी, मेरी तबीयत ठीक नहीं। अचला ने रूखे स्वर से पूछा, क्या हुआ, बुखार? मृणाल ने कहा, वैसा ही लग रहा है, आज फाका कर लूं, ठीक हो जाएगा। अचला ने झुककर मृणाल के कपाल का ताप देखकर कहा, मैं वैसी बेवकूफ नहीं हूँ दीदी, चलो खा लेना। मृणाल सिर हिलाकर बोली, कसम संजली दी, मैं कहती हूँ खाने का उपाय नहीं। नाहक ही तुम कष्ट उठाकर मुझे बुलाने आई, बल्कि चलो मैं चलकर तुम्हारे पास बैठती हूँ। अचला सख्त होकर बोली, एक भूखी मित्र को सामने बैठाकर खुद खाने की शिक्षा हमें नहीं मिली है मृणाल दीदी। मृणाल फिर भी हंसने की कोशिश करती हुई बोली, मगर मित्र के खाने की गुंजाइश ना हो तब? अचला ने उसी भाव से जवाब दिया, उपाय है क्यों नहीं, सुनो जरा। तुम्हें दरअसल बुखार नहीं हुआ है गुस्सा। खुद ना खाकर मुझे भी भूखे मारने की ख्वाहिश हो तो खोल कर कहो, मैं तंग ना करूंगी।
मृणाल झट उठकर झोंक में कह गई, पति की सौगंध खाकर कहती हूँ संजली दी, मैंने नाम को भी गुस्सा नहीं किया है, लेकिन खाने का सचमुच कोई उपाय नहीं। चलो मैं तुम्हें गोदी में बैठा कर खिलाऊं। अचला बोली, तो मतलब कि बुखार उखार नहीं, बहाना है। मृणाल चुप रह गई। अचला खुद भी कुछ देर स्तब्ध सी रहकर एक निश्वास छोड़कर बोली, अब समझी, लेकिन तुमने शुरू में ही कह दिया होता दीदी कि तुम मेरा छुआ घृणा से मुंह में नहीं रख सकोगी, तो नाहक जिद करके मैं तुम्हें भी तकलीफ ना देती और नौकर दासियों के आगे खुद भी शर्मिंदगी में ना पड़ती। खैर मुझे माफ करना बहन, लेकिन दूध तो नहीं छुआ ना। एक कटोरा दूध ही ला दूं और जद्दू दुकान से मिठाई ले आए, क्यों? पहले तो मृणाल काठ की मारी सी रह गई। जरा देर में वह स्थिति जाती भी रही, तो भी वह कुछ बोली नहीं, मुंह झुकाए चुप बैठी रही। अचला ने फिर टोका, क्या कहती हो? अचला से आंखें पोंछकर मृणाल बोली, अभी छोड़ो। अचला कुछ क्षण चुपचाप खड़ी रही, फिर धीरे धीरे चली गई। मृणाल ने न सिर उठाया न बात की। बुढ़िया सास के लिए उसे पकाना पड़ता है, वे बेहद अंधविश्वासी हैं, कहीं यह सुन लें तो उसके हाथ का पानी तक ना छुएंगी। अचला को उसने इतना आभास तक नहीं दिया। अचला रसोई में गई, वहां का काम काज कर लिया और हाथ धोकर अपने कमरे में जाकर पड़ी रही। लेकिन और चाहे जिस कारण से भी हो, केवल घृणा से ही मृणाल ने उसके हाथ की रसोई नहीं खाई, इसे अचला मन में झूठ ही समझती थी। इसलिए उसने जानकर इस तरह का आघात पहुंचाया। अगर सच समझती तो वह मुंह से उच्चारण भी नहीं कर पाती। पर जिस सुबह की शुरुआत कलह से हुई, उसकी दोपहर को भगवान ने किसी की किस्मत में भोजन नहीं दिया था, इसे दोनों ने मन ही मन समझा। तीसरे पहर बैलगाड़ी दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। मृणाल अचला के कमरे में गई और कहा, नमस्ते करने आई हूँ संजली दी, अपने घर जा रही हूँ। जी में कभी आए तो बुलाना, फिर हाजिर हो जाऊंगी। थोड़ा थमकर बोली, जाने के समय बात भी नहीं करोगी बहन? कहकर कुछ देर उत्सुकता से देखती रही, लेकिन अचला एक शब्द ना बोली। जैसे बैठी थी, सिर झुकाए वैसे ही बैठी रही। उसके कमरे से निकलते ही मृणाल ने देखा, महिम घर आ रहा है। बोली, जरा रुक जाओ संजले दादा, तुम्हें भी प्रणाम कर लूं। महिम ने पूछा, बिना खाए ही चल दी मृणाल, ना हो आज की रात रहकर सुबह जाना। मृणाल सिर्फ जरा होठों में हंसकर बोली, नहीं नहीं, जद्दू गाड़ी ले आया, आज मैं जाती हूँ, फिर कभी ले आना। यह कहकर उसने गले में अंचरा डालकर उसे प्रणाम किया और चरणों की धूल ली। कहा, मेरे सिर की कसम, और एक बार बुलाना भूल मत जाना। आज महिम हंस पड़ा, बोला, जलमुही, तेरी आदत क्या कभी जाएगी नहीं? मृणाल बोली, मरने पर जाएगी, उसके पहले नहीं। फिर एक बार हंसकर वह गाड़ी पर जा बैठी। मृणाल अचानक आज ही चली जा सकती है, अचला ने यह कल्पना भी ना की थी। मृणाल ने खुद नहीं खाया, ना ही उसे खाने दिया। इसकी सबसे बड़ी सजा कैसे देगी, कमरे में अकेली बैठी अब तक यही सोच रही थी। जो प्यार करता है, उसे घृणा करने का दोष लगाने जैसी बड़ी सजा दूसरी नहीं। यह बात प्यार ही कह देता है। मृणाल के लिए यही सजा तजवीज करके अचला बैठी थी। मृणाल उसे ब्रह्म लड़की समझकर हृदय से घृणा करती है। उठते बैठते यही उलाहना देकर इसका बदला चुकाने का निश्चय किया था, सो बेकार हो गया। लेकिन भूखी मृणाल जब विदा लेकर कमरे से बाहर चली गई, तो उसकी भी आंखें आंसुओं से भर गई थी। पर मृणाल के होठों की उस रत्ती भर हंसी की आवाज ने लम्हे में सूखे मरु की नाई उस निकले आंसू को सोख लिया और किवाड़ की आड़ में उन दोनों की विदाई का दृश्य देखा। ठीक वज्र गिरे पेड़ की नाई जलती रही।
थोड़ी देर में जब महिम अंदर आया तो अचला का स्वाभाविक धीरज जड़ से खत्म हो चुका था। फिर भी लेकिन उसकी सदा की शिक्षा और संस्कार ने उसे इतरता से बचाया। जी जान से अपने को जब्त करके वह सख्त हंसी हंसकर बोली, शहर के आदमी के देहात में आकर बसने जैसी विडंबना थोड़ी ही है ना? महिम ने स्त्री के मुंह की तरफ देखा और कुछ क्षण चुप रहकर बोला, तुम अपने बारे में कह रही हो ना? मैं समझ रहा था शुरू में तुम्हें तरह तरह का कष्ट होगा, लेकिन मृणाल से तुम्हारी बनेगी नहीं यह नहीं सोच सकता था, क्योंकि उससे कभी किसी की लड़ाई नहीं हुई। अचला बोली, लेकिन मुझी से मोहल्ले की सदा लड़ाई होती है, यही तुमने कहाँ सुना? महिम ने धीरे धीरे कहा, तुमने दिन भर खाया पिया नहीं, छोड़ो इस बात की अभी जरूरत नहीं। अचला और भी जल भुनकर बोली, मृणाल दीदी भी तो बिना खाए ही घर गई, लेकिन उनसे तो हंसकर बात करने में तुम्हें आपत्ति नहीं हुई? महिम ने आश्चर्य से कहा, ऐसा तुम क्या कह रही हो? अचला बोली, यही कह रही हूँ कि मैंने कौन सा ऐसा बड़ा अपराध किया कि जिसके लिए मेरा अपमान किए बिना नहीं चल रहा था? महिम ने हतबुद्धि होकर वही प्रश्न फिर पूछा, कहाँ? क्या कह रही हो? मतलब क्या है इन बातों का? अचला अचानक जोर से बोल उठी, मतलब यही कि किस कसूर पर मेरा यह अपमान किया तुमने? मैंने क्या किया? महिम विह्वल हो उठा, बोला, मैंने तुम्हारा अपमान किया? अचला ने कहा, हाँ तुमने। महिम ने प्रतिवाद किया, झूठी बात। अचला क्षण भर के लिए स्तंभित हो रही, उसके बाद स्वर को कोमल करके कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। खैर उसे छोड़ो, अगर तुम्हें सत्यवादी होने का अभिमान हो तो सच्चा जवाब दो। महिम उत्सुक आंखों से सिर्फ देखता रहा। अचला ने कहा, मृणाल दीदी आज तो कुछ करके चली गई, उसे क्या तुम्हारे देहाती समाज में अपमान नहीं कहते? महिम बोला, लेकिन उसमें मुझे क्यों घसीट रही हो? अचला ने कहा, बताती हूँ, पहले यह कहो कि उसे यहाँ क्या कहते हैं? महिम बोला, खैर वही अगर हो। अचला ने टोक कर कहा, अगर हो नहीं, ठीक जवाब दो। महिम बोला, हाँ, गांव में भी लोग अपमान ही समझते हैं। अचला बोली, समझते हैं ना? फिर सब जान सुनकर तुमने अपमान कराया है। तुम्हें बेशक पता था कि वे मेरा छुआ नहीं खाएंगी, ठीक है या नहीं? कहकर अपलक आंखों से ताकती हुई वह महिम के कलेजे के भीतर तक अपनी जलती निगाह गड़ाने लगी। महिम वैसा ही अभिभूत सा देखता रहा, मुंह से एक शब्द भी ना निकाला। ठीक ऐसे समय में बाहर से सुरेश की आवाज आई, महिम, अरे कहाँ हो भाई? तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।